हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कृतिका बीएलएलबी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है भूतलक्षी संविधि। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को समझने में, इसका आंसर लिखने में। बच्चों को समझ में भी अगर आ जाता है तो उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि वो एग्जाम में इसका आंसर लिखें कैसे, किस तरह से लिखें कि उनके नंबर अच्छे आए। तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला है आज आपका। ये जो नोट्स है, जिन नोट्स से आज आप पढ़ेंगे, तो ये नोट्स बिल्कुल कंप्लीट नोट्स हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। और आज हम बहुत इजी लैंग्वेज में इस वीडियो को देखेंगे। ओके। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरह से टॉप 15 क्वेश्चन आपके हर एक सब्जेक्ट जो कि एलएलबी और बीएलएलबी के सेमेस्टर्स में आते हैं उनका बनाएंगे, तो इसी तरह से आपको वो भी सब्जेक्ट मिल पाए, इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, ओके। सो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हो, भूतलक्षी संविधि से आप क्या समझते हैं, भूतलक्षी संविधियों के प्रवर्तन का प्रभाव क्या होता है। एक ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी तरह से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रत्येक संविधि प्रथम दृष्टया भविष्यलक्षी प्रभाव की होती है, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें संविधियों का भूतलक्षी प्रभाव होता है। दोस्तों, ये आपके दो क्वेश्चन स्क्रीन में दिए गए हैं। इसके अलावा भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा करके कुछ दूसरा भी आ सकता है, लेकिन आपको आंसर वही देना है जो कि हम आज इस स्लाइड में देखेंगे। ओके। तो जो हम इस पर इसका आंसर लिखेंगे, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे भूतलक्षी संविधि। ओके। तो भूतलक्षी संविधि क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। भूतलक्षी संविधि और भविष्यलक्षी संविधि, फिर इस आंसर को समझेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके। तो जो भूतलक्षी संविधि है, सपोज कोई कानून आज बनाया गया है। ओके। तो उसका प्रभाव, जो भी उस संविधि का प्रभाव है, उसका आज से प्रभाव ना हो करके उसका पहले से प्रभाव होता है। यानी कोई संविधि जब पहले बनाई गई है, उस संविधि में जो अधिकार दिए गए हैं, तो उन अधिकारों को अगर प्रभावित करती है तो वो हमारी होती है भूतलक्षी संविधि। और लक्षी जो संविधि होती है, वो जिस दिन लागू होती है, जिस दिन बनाई जाती है, वो उसी दिन से उसका प्रभाव होता है। उसके पहले जो उसे किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनमें वो छेड़खानी नहीं करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसके हम डेफिनेशन देखेंगे कि किस तरह से हम डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो हमारा जो भूतलक्षी संविधि है, भूतलक्षी संविधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जो कि विद्यमान विधि के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को प्रभावित करती है या उसे समाप्त करती है या छीनती है। ओके। प्रायः सभी संविधियां भविष्यलक्षी प्रभाव की होती हैं। उन्हें तब तक भूतलक्षी प्रभाव का नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस संविधि में अभिव्यक्त व्यवस्था न दी गई हो। मीन्स इनका कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक संविधि पहले जब बनाई जाती है तो वो भविष्यलक्षी ही होती है। उसे हम भूतलक्षी तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि उस संविधि में अभिव्यक्त रूप से उसकी व्यवस्था ना दी गई हो। ओके। तो आई होप आपको भूतलक्षी और भविष्यलक्षी संविधि क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम कि जो भूतलक्षी संविधि होती है, तो उसका प्रभाव उस दिन से ना होकर के, जिस दिन वो लागू हुई है उस दिन से ना होकर के, उसके पहले किसी अधिनियम के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार और कर्तव्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और जो हमारी भविष्य लक्ष्य संविधि होती है, तो इसका प्रभाव आज जिस दिन लागू हुई है वो संविधि, जिस दिन बनी है, लागू हुई है, उसका प्रभाव उसी समय से होता है, उसके पहले से नहीं होता है। ओके। अब इस पर एक क्रेज जो है विद्वान है, इनकी डेफिनेशन दी गई है। कोई कानून तब तक भूतलक्षी नहीं होता है जब तक कि वह वर्तमान विधि के अंतर्गत प्राप्त हुए किसी निहित अधिकार को छीनता है या हानि पहुंचाता है, अथवा किसी नए दायित्व की सृष्टि करता है, अथवा कोई नया कर्तव्य निरूपित करता है, या भूत संव्यवहारों या प्रतिफलों के संदर्भ में कोई नई निर्योग्यता जोड़ता है। इनका कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कानून भूतलक्षी तब तक उसको नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वह वर्तमान विधि के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिकारों को छीनता ना हो, कम ना करता हो, या कोई नया कर्तव्य ना अधिरोपित करता हो, या कोई दायित्व की रचना ना करता हो, नया कोई दायित्व की रचना ना करता हो, या भूत जो पास्ट में किए गए हैं, जो संव्यवहार किए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए गए हैं, प्रतिफल, इनके संदर्भ में कोई नई निर्योग्यता ना जोड़ता हो, तब तक हम उसे भूतलक्षी प्रभाव का नहीं कह सकते हैं। ठीक है, भूतलक्षी संविधि नहीं कह सकते हैं। ओके। अब हम देखते हैं कि भूतलक्षी संविधि के प्रवर्तन का प्रभाव। जब हम किसी भूतलक्षी संविधि का प्रवर्तन कराते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये देखते हैं। ओके।
तो भूतलक्षी संविधि के प्रवर्तन से तात्पर्य है कि अधिनियम जिस दिन से लागू हुआ है उसका प्रभाव उस दिन से नहीं बल्कि उसके पूर्व होने वाले कार्यों पर पड़ता है। ओके, और उसके कार्यों को लागू करता है, उसके कार्यों पर लागू होता है या उसके कार्यों पर पड़ता है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो भूतलक्षी संविधि है, तो इसका जब प्रवर्तन कराया जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो उस दिन से ना होकर, जिस दिन वो लागू हुई है उसका प्रभाव उस दिन से ना होकर के उसके पूर्व, उस अधिनियम के लागू होने के पूर्व जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों पर पड़ता हो, उन कार्यों पर लागू होता हो। ओके, व्याख्या का यह पूर्ण सुनिश्चित सिद्धांत है कि उस समय तक किसी संविधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है जब तक कि वह संविधि प्रत्यक्षतः ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट नहीं करती है। मीन्स जब तक कि उस संविधि में स्पष्ट रूप से इसके बारे में कोई प्रावधान ना हो तब तक किसी भी संविधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। ओके, अब भूतलक्षी संविधियों का निर्वचन हम देखते हैं कि भूतलक्षी संविधियों का जब निर्वचन या अर्थान्वयन करते हैं तो इस पर किन किन बातों पर विचार करना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है शेख गुलाम रसूल वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, शेख गुलाम रसूल वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने भूतलक्षी अर्थान्वयन के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने का तर्क दिया। इन्होंने कहा कि जब हम भूतलक्षी संविधि का अर्थान्वयन करें तो हमें 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पहली बात है उसमें कि यह अधिनियम का एक उक्त अधिनियम यानी जिस अधिनियम का हम निर्वचन करने जा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, आखिर किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि उस भूतलक्षी विधि द्वारा किस दोष का परिहार किया जाना है, यानी जो हमारी भूतलक्षी विधि है उसके द्वारा किस दोष को समाप्त करना है, यानी किस संविधि के दुरुपयोग को समाप्त करना है। ओके, और थर्ड पॉइंट है उक्त दोष के अभीष्ट के लिए कौन सी प्रणाली स्थापित की गई है और इस दोष की प्राप्ति के लिए कौन सा व्यवस्था स्थापित की, कौन सी प्रणाली स्थापित की गई है। इन 3 बातों पर विचार करना चाहिए और इन 3 बातों पर विचार करने के पश्चात ही हमें उस संविधि का निर्वचन करना चाहिए, भूतलक्षी संविधि का। ओके, अब हम देखते हैं कि भूतलक्षी संविधि जो हमारी हैं इनके प्रभाव को निम्नलिखित संविधियों में देखा जा सकता है। अब हम कुछ संविधियां देखेंगे जिनमें भूतलक्षी प्रभाव को देखा जा सकता है, जिसमें हमारी ये पहली है अधिष्ठायी अधिकारों वाली संविधियां। ठीक है, ऐसी संविधियां जो अधिकारों को प्रदान करती हैं, ठीक है, जो अधिकार प्रदान करते हैं, अधिष्ठायी अधिकार प्रदान करती हैं, तो ऐसी संविधियों को हम भूतलक्षी संविधि कहते हैं। ओके, सेकेंड हमारा है विधि के प्रक्रियात्मक पहलू एवं न्यायालय के व्यवहार संबंधी संविधियां, यानी जो न्यायालय के व्यवहार से संबंधित संविधियां होती हैं या प्रक्रिया से संबंधित संविधियां होती हैं, तो इनका प्रभाव उस दिन से नहीं पड़ता है जिस दिन से लागू होती हैं, बल्कि उसके पहले से पड़ता है। ठीक है, उसके पहले जो कार्य किए गए होते हैं उन कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ओके, थर्ड हमारी है उत्तराधिकार का नियमन करने वाली संविधियां, जो उत्तराधिकार का नियमन करती हैं। तो ऐसी जो संविधियां होती हैं तो इनका भी प्रभाव प्रेजेंट टाइम से नहीं पड़ता, यानी जिस समय इनको लागू किया गया होता है उस समय से नहीं पड़ता है बल्कि उसके पहले से पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने हिंदू विधि में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें कि हिंदू विधि अधिनियम जो उत्तराधिकार अधिनियम था 1956 में लागू हुआ था, लेकिन इसके पहले जो कोई ऐसे मामले जो न्यायालय में ऐसे मामले केसेस होंगे जो उत्तराधिकार से ही रिलेटेड मामले थे, तो वहां पर ये जो मामले थे जो कि 1956 से पहले के मामले थे, तो जब ये कानून आया तो इस कानून का प्रभाव न केवल उस समय जो मामले थे उन पर पड़ा बल्कि उसके पहले के जो मामले थे उन पर भी पड़ा ये मामला, ये प्रभाव इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भूतलक्षी संविधियां होती हैं तो इसका प्रभाव ना उस समय नहीं पड़ता है केवल जब वो लागू हुई, बल्कि उसके पहले जो कार्य किए गए होते हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ओके, तो उत्तराधिकार संविधि जो हमारी है तो इसको भी हम भूतलक्षी संविधि कह सकते हैं। घोषणात्मक संविधि जो किसी की घोषणा करती हैं, ऐसी संविधियों का भी प्रभाव भूतलक्षी ही होता है। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट पे हमारा है लंबित मामलों में संविधि परिवर्तन का प्रभाव। ये जो लंबित मामले होते हैं इनमें संविधि परिवर्तन का जो प्रभाव होता है ये भी भूतलक्षी परिवर्तन प्रभाव होता है। ओके, थर्ड सिक्स हमारा है दंड संविधियों का भूतलक्षी प्रभाव, यानी जो दंड देने वाली संविधि, ऐसी संविधियां जिसमें दंड का प्रावधान किया गया हो,
तो ऐसी संविधियों का प्रभाव भी भूतलक्षी होता है, यानी पास्ट से ही होता है, पिछले जो पूर्व में किए गए कार्य हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। 7 पॉइंट है हमारा, अपील संबंधी संविधियों का प्रवर्तन, यानी ऐसी संविधियां जो कि अपील से संबंधित हो, जो न्यायालय में हम अपील करते हैं, तो अपील से संबंधित जो संविधियां होती हैं, तो इनका जब प्रवर्तन होता है, इनका जो प्रवर्तन होता है वो भूतलक्षी होता है, यानी पूर्व से इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हमारा 8 पॉइंट है, राज्य वित्तीय संविधियों का भूतलक्षी प्रवर्तन। जो राज्य की वित्तीय संविधियां होती हैं इनका भी प्रभाव भूतलक्षी होता है। ओके, इस तरह से आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। और आप अब कुछ हम केस देखेंगे, क्योंकि अगर हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें केस लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अब केस लिखते हैं तो हमारे क्वेश्चन जो आंसर होता है उसका वेटेज बढ़ जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट केस है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत अच्छा केस है ये, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस विष्णु रामचंद्र। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस विष्णु रामचंद्र। इस मामले में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि नए अपराध का सृजन करने वाली दंडिक विधियां सदैव भविष्यलक्षी ही होती हैं। इसमें यह कहा गया कि ऐसी संविधियां जो कि किसी कार्य को अपराध यानी कोई नया अपराध क्या कि सृजन करती हैं, वो उनका प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा बल्कि भविष्यलक्षी होगा। सपोज कोई काम इस समय आप लोग कर रहे हो, उसको अभी अपराध नहीं माना जा रहा है, लेकिन अगर कोई कुछ समय बाद कोई संविधि आ जाए, बन जाए कि उसी कार्य को वो अपराध मानने लगे, तो उसका प्रभाव पिछले पूर्व किए गए कार्यों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस कार्य को अपराध माना जाता है, इसलिए उसने किया। तो इसका प्रभाव हमेशा भविष्यलक्षी होगा, यानी जिस दिन से वो संविधि बनी है उसका प्रभाव उसी दिन से होगा। उसके पहले अगर किसी ने कोई वो काम किया है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट हमारा केस है ये है गुरुवचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह। अगर आपको केसेस के ये नेम लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो इनको आप किसी चीज़ से रिलेट करके याद करिएगा। मुझे भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं तो इनको रिलेट करके ही लर्न करती थी। जैसे कि जो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस विष्णु रामचंद्र अगर न याद हो तो हमने कुछ इस तरह से लर्न किया था कि स्टेट ऑफ बॉम्बे यानी बम्बई में विष्णु रामचंद्र, रामचंद्र यानी राम भगवान और विष्णु इनके क्या कि प्रोग्राम होते रहते हैं, रामलीला, इस टाइप से हमने ऐसे इमेज बना ली थी अपने दिमाग में और फिर इसको लर्न किया था। ऐसे क्योंकि केस बहुत लॉ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे केसेस आते हैं तो उसमें उन्हें यही नहीं पता होता किसके वर्सेस किसके, ये चीज़ ना बहुत प्रॉब्लम होती है लर्न करने में। तो आप किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर लेना। ओके, तो इस तरह से लर्न करना। और क्योंकि केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लिखना, तो हमें एग्जाम के टाइम पर याद भी आना चाहिए। बहुत से बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन ये जब एग्जाम में बैठते हैं तो उन्हें यही नहीं याद आता है कि किसके वर्सेस किसके था। यानी जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस विष्णु रामचंद्र, उन्हें एग्जाम में यही नहीं याद आता है कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस क्या था, क्योंकि बहुत सारे आप केस पढ़ के जाओगे। सपोज आप इंटरप्रिटेशन ही पढ़ के जा रहे हो, इसमें बहुत केस आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे याद नहीं आता। इसलिए आप किसी कार्टून, किसी इमेज, किसी मूवी, किसी न किसी से आप रिलेट करके इसको समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। ओके, चलिए अच्छा बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा केस है क्या है, गुरुवचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह। ये जो मामला है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, इनमें कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 का किसी नए अपराध का सृजन नहीं करती है। यह केवल साक्ष्य की एक प्रक्रिया है, अतः इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। इसमें यह कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 का किसी नए अपराध का सृजन नहीं करती है, बल्कि यह एक साक्ष्य की प्रक्रिया है, अतः इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। इस पर थर्ड केस जो हमारा है, शरत चंद्र नंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है, इस मामले में जो मध्य प्रदेश का मामला था, इसमें मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय ने यह कहा, अभी निर्धारित किया कि संविधि के निर्वचन का सुस्थापित नियम यह है कि जब तक किसी संविधि में विनिर्दिष्ट या उसके भूतलक्षी प्रभाव के होने का उल्लेख नहीं किया गया हो, उसे प्रथम दृष्टया भविष्य लक्षी प्रभाव वाली ही मानी जाएगी। ठीक है, मानी जानी चाहिए।
इसमें कहा गया कि भविष्य क्या कि कोई संविधि के निर्वचन का यह सुस्थापित नियम हो गया है अब कि जब तक किसी संविधि में विनिर्दिष्ट या उसके भूतलक्षीय प्रभाव के होने का उल्लेख नहीं किया गया हो, तब तक उसे सबसे पहले भविष्यलक्षी प्रभाव का ही माना जाना चाहिए। ओके, तो अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त निर्णयों के विवेचन से स्पष्ट है कि सभी संविधियां प्रथम भविष्यलक्षी प्रभाव वाली ही होती हैं। उन्हें तब तक भूतलक्षी प्रभाव वाला नहीं माना जा सकता है जब तक कि उस संविधि में ही इस प्रकार का अभिव्यक्त रूप से व्यवस्था न की गई हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।